नमस्कार। इस दिल से के एपिसोड में हम बात करेंगे जो बिहार में इलेक्शन होने वाला है अक्टूबर नवंबर में इसी साल, उसके बारे में बात करेंगे। इसलिए बात करेंगे कि जो चुनाव आयोग है उन्होंने ये तय किया है कि इलेक्शन के पहले उन्हें एक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन इलेक्टरल रोल का करना है। मतलब कि जो आपका इलेक्टरल रोल है उसमें वो चाहते हैं कि नए तरीके से उसको बनाया जाए। ये इसको बोलते हैं स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। अब आपको मालूम है कि किसी भी जगह जब चुनाव होने वाला होता है तो जो इलेक्टरल रोल होता है देश की हर कंस्टिट्यूएंसी में जनवरी 1 उसी साल का, नए साल का इलेक्टरल रोल बनता है। उसके बाद अप्रैल में बनता है क्वार्टरली, उसको अपडेट किया जाता है। तो 2003 में जो इलेक्टरल रोल बिहार का था वो सालाना अपडेट होता रहा और 2025 तक अपडेट होता रहा। इलेक्शन आने वाला था, इलेक्टरल रोल तो उनके पास था, अपडेटेड इलेक्टरल रोल। इन्होंने मालूम नहीं क्यों सोचा कि इसका नए तरीके से इलेक्टरल रोल एक तरीके से बनाया जाए, जिसको ये बोलते हैं स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। संविधान के मुताबिक हर नागरिक हिंदुस्तान का उसको वोट देने का हक है और जो भी 1950 के बाद पैदा हुआ है हिंदुस्तान में वो हिंदुस्तान का नागरिक है। और एक कानून बनाया गया सिटीजनशिप एक्ट, जिसके अंतर्गत अगर आप 1987 से लेकर 2003 में पैदा हुए हो तो आपके जो माता पिता हैं उनमें से एक भी हिंदुस्तान का सिटीजन या नागरिक हो तो आप नागरिक रहेंगे। और अगर 2003 के बाद पैदा हुए हो तो फिर आपके माता पिता में से एक सिटीजनशिप होना चाहिए और दूसरा इलीगल इमिग्रेंट नहीं होना चाहिए, बाहर से नहीं, वो आना चाहिए, चाहे वो माता हो चाहे वो पिता हो। तो यही दो एक एक्सेप्शंस है, अदरवाइज आप हिंदुस्तान के नागरिक हो। तो हिंदुस्तान के नागरिक को हक है वोट करने का। कहाँ वोट करेगा? जहां वो रहता है, जहां वो अक्सर मतलब कि उसका घर है, उसके फैमिली का घर है, वहां वोट करेगा। अगर मैं चंडीगढ़ का रहने वाला हूं और मैं यहाँ दिल्ली में काम कर रहा हूं तो मुझे वोट देना है चंडीगढ़। और अगर पटना का रहने वाला हूं और काम कर रहा हूं दिल्ली तो मुझे वोट देना है पटना, क्योंकि वहां मेरी रिहाइश है, मेरी फैमिली है। ये संविधान के अंतर्गत लिखा हुआ है। लेकिन अगर आप देश के नागरिक नहीं हो, सिटीजन नहीं हो, तो फिर किसी और को कहना पड़ेगा कि आप सिटीजन नहीं हो, तो वही प्रूव करेगा। लेकिन जो असली मुद्दा इसके बीच है कि ये चुनाव आयोग कर क्यों रहा है, और मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूं, मेरी व्यक्तिगत राय है कि मुझे आज तक समझ नहीं आई कि चुनाव आयोग यह क्यों कर रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि धांधलेबाजी हो रही है, कि जो इलेक्टरल रोल में जो वोट जिनके नाम वोटर लिस्ट पे हैं 2025 की वोटर लिस्ट पे, उनको काटा जा रहा है। और कई जो मीडिया चैनल्स हैं जिनको हम गोदी मीडिया भी कहते हैं, वहां भी दिखाया जा रहा है कि एक जगह पे 11 लोग, उनके नाम जो जिंदा भी हैं, काट दिए गए हैं। अब हमें नहीं मालूम ये कैसे हुआ, क्योंकि 2025 के इलेक्टरल रोल में उनके नाम हैं लेकिन अब काट दिए गए हैं। तो कई याचिका सुप्रीम कोर्ट में गई और वो चर्चा हो रही है और उस पे हम नहीं जाएंगे क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा सर आंखों पर। लेकिन ये मुद्दा जरूर है कि ये हो क्यों रहा है, इसके पीछे मकसद क्या है, सोच क्या है, और होना चाहिए या नहीं होना चाहिए था। अगर होना चाहिए था तो किस तरीके से होना चाहिए, तो इस पे चर्चा होगी। और आज हमारे साथ 3 ऐसे लोग हैं जिनको बहुत मतलब के गहरी जानकारी है इसके बारे में। लवासा साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। आप स्कूलिंग में आपकी बेलगांव मिलिट्री स्कूल में आपकी स्कूलिंग हुई, उसके बाद इंग्लिश लिटरेचर आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया, फिर आपने एमफिल लिया मद्रास यूनिवर्सिटी से, फिर आपने एमबीए किया ऑस्ट्रेलिया में। 1980 में आप आईएएस ऑफिसर बने। आपने 3 सेक्रेटरीज डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी आप बने, एनवायरनमेंट के सेक्रेटरी, सिविल एविएशन के सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी। फिर उसके बाद इलेक्शन कमिश्नर बने 2018 से लेकर 2020 तक, और फिर उसके बाद आप एडीबी चले गए और वहां आप 2020 से लेकर 2022 तक एडीबी में रहे और वापस आ गए। तो थैंक यू वेरी मच। आपको इसके बारे में हमसे आपसे पूछ लेंगे कि आपकी राय क्या है। मनोज जी, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर।
आप 2 बार तो, अभी दूसरी बार है आपकी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा। दिल्ली यूनिवर्सिटी से आपने एमए किया और फिर आपने पीएचडी भी की। उसके बाद आप जामिया में पढ़ाते रहे 2002 तक। उसके बाद आप दिल्ली यूनिवर्सिटी पर आ रहे हो और 2014 के बाद आप हेड ऑफ डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर। और आप एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो मुद्दे आप उठाते हो हम तो बड़े गौर से सुनते हैं भैया। हाँ, और ऐसी ऐसी बातें जो आप करते हो सरल तरीके से और दिल से, शुक्रिया, जैसे ये प्रोग्राम है हम बड़े गौर से सुनते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। जोकर साहब, मैं आपके बारे में क्या बताऊं? मैकेनिकल इंजीनियर आप, प्रोडक्शन इंजीनियर आप, एकेडमिक आप, ग्रेजुएट आप, पीएचडी आप। कौन सी ऐसी न्यूज़पेपर है जहां आप लिखते नहीं हो? कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं दुनिया में जहां आप पढ़ाते नहीं हो, जहां आप लेक्चर नहीं देते? तो आपने एलएलबी भी गुजरात से कर रखा है। तो कितने रूप आपने धारण किए हैं। और सबसे अच्छी बात जो है कि जो देश के सामने जो अहम मुद्दे हैं, चाहे वो इन्वायरमेंट का हो, किसी चीज का भी हो, आप उठाते हैं। और इस समय आप ट्रस्टी हैं और आप जमीनी जुड़ी हुई बात करते हैं। आपको मालूम है कि वहां क्या हो रहा है। तो पहले मैं लवासा साहब आपसे पूछूंगा, एक बात मुझे आज तक समझ नहीं आई कि संविधान में तो लिखा है कि चाहे आदमी गरीब हो, अमीर हो, मैट्रिकुलेट हो, किसी कास्ट का हो और पासपोर्ट भी हो उसके पास, ठीक है ना, कुछ भी हो, अगर वो 18 साल से उसकी आयु है और जिस जगह वो रहता है वहां वोट करने का उसको हक है, तो ये सब क्यों हो रहा है? देखिए, अगर इसको आप उस नजरिए से देखें जिस नजरिए से निर्वाचन आयोग ने अपना 24 जून का ऑर्डर जारी किया था, तो उनमें उन्होंने एक लफ्ज इस्तेमाल किया था कि नो एलिजिबल वोटर शुड बी लेफ्ट आउट, राइट, एंड नो इनएलिजिबल पर्सन शुड बी लेफ्ट इनसाइड द। करेक्ट। तो अब ये एक तरह से अभी वर्क इन प्रोग्रेस है, लेकिन प्रोग्रेस क्या हुआ है मुझे अभी तक समझ में नहीं आया, क्योंकि कोई भी एलिजिबल पर्सन, आज तक जो हमको सूचना मिली है उसमें ऐसा पता नहीं चलता कि कोई एलिजिबल पर्सन नया शामिल हुआ है। जो पहले 7,89,00,000 लोगों की सूची जारी हुई थी, वो तो सारे एक तरह से इलेक्शन कमीशन पहले उनको एलिजिबल मान चुका है। दूसरा, जो इन एलिजिबल को निकालने वाली बात, तो मेरे हिसाब से आर्टिकल 326 के हिसाब से इन एलिजिबिलिटी के 4 पैमाने। एक ये कि आप भारत के नागरिक नहीं है, दूसरा ये कि आप इंसेन हैं, तीसरा ये या अनसाउंड माइंड है, तीसरा ये कि आप 18 साल से कम है, और चौथा ये कि यू हैव बीन अदरवाइज डिस्क्वालिफाइड। तो मुझे नहीं लगता कि अब तक जो सूची हमारे सामने आई है उसमें इन 4 कैटेगरी का कोई भी इलेक्टर पाया गया है। हाँ, 65 लाख लोगों को एक्सक्लूड किया है, लेकिन वो जैसा बताया कि कुछ डेड हो गए या कुछ परमानेंटली माइग्रेट कर गए। तो जो चीज मुझे अभी तक समझ में नहीं आई कि ये जो प्रक्रिया बनाई थी एसआईआर की, उस प्रक्रिया में अकॉर्डिंग टू द नोटिफिकेशन ऑफ द इलेक्शन कमीशन जो प्रोसीजर था वो ये था कि एक फॉर्म, एन्यूमरेशन फॉर्म, इंफॉर्मेशन जो इलेक्शन कमीशन के पास है उसके आधार पर एक डाउनलोड या प्रिंट किया जाएगा और वो इलेक्टर को दिया जाएगा। ये बीएलओ की जिम्मेदारी। दूसरा स्टेप उसमें लिखा था कि बीएलओ उनसे जाके वो फॉर्म वापस ले लेगा, दस्तखत करा के और फोटो चिपका के, और अगर कोई डॉक्यूमेंट्स उनको देना है तो वो भी उसके साथ दे सकता है। और अगर एक राउंड में नहीं लिया जाता तो दूसरे राउंड में जाके कलेक्ट करेगा। तो इस पूरी प्रक्रिया में देयर वाज नथिंग लाइक अ सर्वे। तो ये कैसे पता चला कि ये लोग परमानेंटली माइग्रेट कर गए या ये इनकी मृत्यु हो गई या इनकी मृत्यु हो गई? तो ये एक ग्रे एरिया है जो मुझे इस प्रोसीजरल एस्पेक्ट से समझने में थोड़ी कठिनाई हो रही है। और इसीलिए मुझे लगता है कि ये जो पूरा प्रोसीजर अपनाया गया है इसको फिर चेंज भी कर दिया कि आप पहले स्टेज में फॉर्म्स बिना असाइन किए हुए ले लीजिए, चाहे डॉक्यूमेंट्स कोई दे या ना दे। तो जाहिर है कुछ महसूस किया होगा कि भाई बड़ी दिक्कत आ रही है लोगों को, लेकिन अभी भी मैं ये देखता हूं कि जो स्टैटिस्टिक्स पब्लिक डोमेन में दी जाती है
जैसे पहले इलेक्शन कमीशन रोज एक प्रेस रिलीज देता था कि आज हमारे पास इतने फॉर्म साइन होके आ गए, इतने हमने अपलोड कर दिए। 1 अगस्त के बाद जब से ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल बना है, अब भी कुछ स्टैटिस्टिक्स आती हैं, लेकिन अभी भी ये स्टैटिस्टिक्स नहीं आती कि जो 7 करोड़ 24 लाख एन्यूमरेशन फॉर्म भरे गए हैं, उनमें से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए थे, और डेली बेसिस पे क्या लोग डॉक्यूमेंट्स दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं। मुझे लगता है ये बहुत जरूरी है इस बात को समझने के लिए कि जो फेट है वोटर्स का, इलेक्टर्स का, वो क्या होगा। एक 65 लाख का तो एक नजारा सामने आ गया कि वो तो है ही नहीं रोल। अब आज ऑर्डर हुआ है सुप्रीम कोर्ट का कि उसको वेबसाइट पे और पब्लिकली डिस्प्ले किया जाए, लेकिन इन 7 करोड़ 24 लाख में से भी जो डॉक्यूमेंट नहीं दे पाएगा उसका क्या फेट होगा, ये एक सवाल। मैंने ये सवाल उठाए नहीं, इसलिए नहीं उठाया, मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहता था कि इसकी जरूरत क्या बनी, क्यों हुई। ये पूछ, सबसे जो अहम सवाल है कि ये जरूरत क्यों हुई कि हमें एक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करना चाहिए रोल का, ये पता चला आपको? नहीं, मैंने जैसे यही कहा कि मैं तो जो उन्होंने लिखा है उस नहीं, बेसिस बट अगर कोई चाहता है कि भाई जो 2003 से लेकर 2025 तक तो कई चुनाव हो गए, बिहार की असेंबली के चुनाव हो गए, पार्लियामेंट के चुनाव हो गए, तब तो इलेक्टोरल रोल ठीक था। मैं ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं आपको कि तब तो कोई दिक्कत नहीं थी इलेक्टोरल रोल की, तो 25 में क्या दिक्कत आ गई? तो ये जो सारे उद्देश्य इलेक्शन कमीशन ने कहे हैं, मेरे हिसाब से बिना स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के इन उद्देश्य को पूरा किया जा सकता था। तो फिर क्या जरूरत थी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की? अगर कानून के अंतर्गत किया जा सकता है फिर इसकी जरूरत क्या थी? अब मेरे मन में ये सवाल उठता है। नहीं, तो ये सवाल जायज है ना? जायज है, हाँ। लेकिन इंटेंशन जो उन्होंने डिक्लेयर की वो भी आपके सामने है। तो क्या इंटेंशन है मनोज जी? देखिए सर, लवासा साहब अंदर रहे हैं, जगदीप जी एक अरसे से इलेक्टोरल प्रोसेसेस को देख रहे हैं, और आप तो खुद कोर्ट में खड़े रह करके आपने दलीलें दी हैं अलग अलग वक्त में। मुझको लगता है कि एक डॉग विस्लिंग की कोशिश थी। अगर आप अंदाजा करें, इलेक्शन कमीशन ने नहीं कहा, लेकिन इलेक्शन कमीशन की इस कार्यशैली या कार्य पद्धति के बारे में जो बीजेपी स्पोक्स पर्सन बोल रहे थे, अगर हम आपत्ति दर्ज करते थे कि आप चाहते हैं कि बांग्लादेशी रहे, क्या ये जो डॉग विस्लिंग हमारी पॉलिटिक्स का एक अभिन्न हिस्सा हो गया। वो डॉग विस्लिंग मैं समझता हूं कि इंस्टीट्यूशनल कॉरिडोर को भी कई लेवल पर इंपैक्ट करता है। मैं एक छोटा वाकया शेयर करूंगा। शो से पहले जब हम लोग ऑल पार्टी डेलीगेशन में गए, उस दिन मुख्य चुनाव आयुक्त जी ने, उससे पूर्व उन्होंने एक बात कही थी कि मेरे कोई भी फैसले बिना कंसल्टेशन के नहीं होंगे पॉलिटिकल पार्टीज के साथ। संभवतः 20 वर्षों में यह सबसे बड़ा फैसला था, और कोई कंसल्टेशन नहीं हुई। किसी एक पार्टी के प्रमुख से हुई हो तो अलग बात है, हम जैसी तमाम पार्टियों के साथ विपक्ष में कोई किसी से बातचीत नहीं हुई। दूसरी बात उन्होंने कही कि ये नया चुनाव आयोग है। जब हम कुछ आपत्ति दर्ज कर रहे थे, मैं जानता हूं आप सब तो हर चीज हिंदुस्तान में आज आजकल वो नया फ्रेज जोड़ करके आप कई सारी जो मैं कहूंगा कि जो लेजिटिमेसी तलाश रही है उसको नए के इस एडजेक्टिव में आप ढकने की कोशिश करते हैं। तीसरी चीज मैं कहूं कि एक अवसर पर उन्होंने कहा, खुद मुख्य चुनाव आयुक्त ने, कि क्या यह सच नहीं है कि 20% लोग बिहार के बाहर काम करते हैं। ये फैक्ट है, लेकिन इसमें एक प्रेजुडिस का एंगल है कि योर प्रिजम्पशन इज कि ये जो 20% बाहर हैं ये बिहार के वोटर नहीं होंगे। ये डुप्लीकेशन को लेकर के ये समझ मुझे स्पष्ट हुई। उस स्तर पर मैंने एक बात रखी। मैंने कहा मैं दिल्ली 90 में आया, पढ़ाई कर रहा था, फिर नौकरी मिल गई, लेकिन 2005 तक मैं दिल्ली का वोटर नहीं बना। 15 वर्षों तक हर चुनाव में मैं बिहार जाता रहा, पर्व त्योहार की तरह, होली, दिवाली, ईद, बकरीद और चुनाव, क्योंकि बिहार में चुनाव को उत्सव की तरह लेते हैं। मैं समझता हूं कि कई दफा पूर्वाग्रह जो सिस्टम के अंदर होता है, उस पूर्वाग्रह की भी परिणति होती है। अभी 65 लाख जो बताए, आज की जो सबसे बड़ी चीज जो मैं मानता हूं अंधी गुफा में रोशनी का सुराग है कि अब वर्गीकृत आंकड़ा देना होगा कि मृत्यु से इतने लोग निकल गए।
अब मृत्यु के लिए भी, क्योंकि आपने खुद देखा कि कोर्ट में मरे हुए लोग आ गए थे, तो ये तो उस दिन तो 2-3 थे, ये संख्या ज्यादा भी हो सकती है। शिफ्टेड, परमानेंटली शिफ्टेड, आपको ये दस्तावेज कौन सा मिला कि दे आर परमानेंटली शिफ्टेड? कहीं ऐसा तो नहीं कि जो उस मीटिंग में प्रिजम्पशन था, पूर्वाग्रह वाला प्रिजम्पशन, कहीं वो प्रिजम्पशन फैक्ट को तो कलर नहीं कर रहा? सिमिलरली डुप्लीकेशन को लेकर के कि जो वहां भी वोटर है उसका क्या प्रमाण है? आप 2 ईपीआईसी नंबर लगा देते इस आंकड़े के सामने, इनका एक ईपीआईसी वाराणसी का है और एक सासाराम का है। तो मैं समझता हूं कि ये सारी चीजें अगर हम देखें, संभवतः चुनाव आयोग का ये फैसला अपना नहीं था, मेरा मानना है। एक चीज मैं जरूर कहूंगा सर, इस कपिल सर, इस प्रक्रिया में कि सबसे बड़ी चीज है कि 2003 का जो एसआईआर हुआ, मैंने बड़ी कोशिश की आर्काइव में जाकर के कि उसके बारे में पता करो कि किस किस ने आपत्ति की थी। सरकार अटल जी की थी यहाँ, जी हाँ, और मुझे एक प्रमाण दस्तावेज नहीं मिला। ये आराम से हो गया जो लवासा साहब बता रहे थे। इसको मैं समझता हूं कि बड़े पोस्टर इसके बनवाए गए क्योंकि निहितार्थ कुछ और था। डॉग विस्लिंग की कोशिश थी, पोलराइजेशन हो जाए, क्योंकि ये हर चीज में पोलराइजेशन की कोशिश करते हैं। पोलराइजेशन क्यों बार बार आकर के बीजेपी स्पोक्स पर्सन, टॉप मिनिस्टर्स कह रहे थे कि तेजस्वी या राहुल जी ऐसा कह रहे हैं, डू यू वांट बांग्लादेशी इन योर इलेक्टोरल रूल? नोबडी वांट्स दैट। वही ठीक है। उसी संदर्भ में सवाल पूछना चाहता हूं, चोगर साहब आप बताइए कि चलिए मान लीजिए कि बांग्लादेशी आ गए, मान लीजिए, अब कितने आए ये तो कोई नहीं बताता, कब आए ये भी कोई नहीं बताता, कैसे आए ये भी नहीं कोई बताता, चुनाव आयोग को भी नहीं मालूम इस बात का। अगर मालूम होता तो हमें बता देते। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है, इसके पीछे ये सोच थी कि हम पॉलिटिकल नैरेटिव पेश करें कि बांग्लादेशी आए हैं, इसकी वजह से हम कर रहे हैं। हालांकि किसी को मालूम नहीं कि कितने बांग्लादेशी आए हैं। क्या यही इसके पीछे जो सोच थी? इसके पीछे सोच क्या थी मैं नहीं जानता। मैं ये जानता हूं कि जो 24 जून के नोटिफिकेशन का लवासा साहब ने जिक्र किया, उसमें 5 कारण लिखे हुए थे। अर्बनाइजेशन, एजुकेशन, माइग्रेशन, कुछ और एक था, और एक विदेशी नागरिक। 5 रीजन थे। जी हाँ। ये 5 रीजन तो मेरा अपना ख्याल है 2003 से पहले से चले आ रहे हैं। जी हाँ। ये कोई जून 2025 में तो नहीं हुए। जी हाँ। और ये जब लोकसभा का चुनाव 2024 में हुआ था, तब भी एक वोटर लिस्ट थी। जी हाँ। उसको जनवरी 2025 में समरी रिवीजन किया गया, वो भी थी, उसमें भी नहीं था। हाँ। तो और अब जो 65 लाख लोगों के नाम काटे गए हैं, जिन पे 3 दिन से झगड़ा हो रहा है, उसमें भी 3 कैटेगरी हैं: मृतक, परमानेंटली माइग्रेटेड और डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन। उसमें कोई बांग्लादेशी तो है नहीं। तभी तो कह रहा हूं। वो मैं उसी का जवाब दे रहा हूं कि बांग्लादेशी अभी तक तो कोई नहीं मिला। और मैं समझता हूं अगर अब तक नहीं मिला तो अगर भगवान की मर्जी है अगले कल परसों में मिल भी सकता है, लेकिन मुझे इसका कोई लॉजिकल रीजन नहीं मैं ढूंढ सकता, सिवाय इसके कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि पहले हुआ कि वोट जोड़ो, उसके बाद कुछ और हुआ, फिर कुछ और हुआ, मल्टीपल चीजें हो रही हैं जो इलेक्शन कमीशन कर रहा है। मैं इलेक्शन कमीशन जो काम करता है उसको किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं जोड़ता। जी हाँ। क्योंकि मैं पॉलिटिकली बिल्कुल न्यूट्रल तो अलग बात है, मैं तो बहुत दूर हूं उससे। सही बात। मैं सब पॉलिटिकल पार्टियों से मुझे गिला है। इलेक्शन कमीशन तरह तरह के एक्सपेरिमेंट कर रहा है, और उस सीरीज में ये एक और एक्सपेरिमेंट है कि कैसे किसी ने, मैंने टीवी पे सुना, ये कहा कि अब तक तो सुनते आए थे कि वोटर, जनता सरकार चुनती है, अब लग रहा है सरकार जनता को चुनेगी कि कौन वोट कर सकता है। तो ये ओनस जो शिफ्ट हुआ है, ये कई तरीके से शिफ्ट हुआ है। आपको ये साबित करना पड़ेगा कि आप नागरिक हैं, आपको वोटर के रजिस्टर होने का अधिकार है, लेकिन आपको ये अधिकार मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये ERO या AERO चूज करेगा। वो मैंने कहीं किसी आपके सीनियर से पूछा था कि ERO किस लेवल का होता है, मैंने कहा BDO होता है, उसने कहा तहसीलदार होता है। अब जो भी है,
लेकिन क्या उस लेवल के सरकारी अफसर को ये तय करने का अधिकार है कि आप वोट दें या ना दें? जी हाँ। तो ये जो बात है, ये मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन का एक ओवर स्टेपिंग है। और मैं इलेक्शन के बारे में, मेरा एक आर्टिकल आज फ्रंटलाइन में छपा है, वो ऑब्वियसली इलेक्शन कमीशन को तो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन इलेक्शन कमीशन को एक गलतफहमी हो गई है। विद ड्यू रिस्पेक्ट सर, इलेक्शन कमीशन बनाया इसलिए गया था कि नागरिकों को मत डालने का अधिकार है, मताधिकार है। उस मताधिकार को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए वो फैसिलिटेट करने के लिए सुकुमार सेन ने, जो पहले सीईसी थे, उन्होंने सिंबल का इजाद इसीलिए किया था कि अनपढ़ लोग हैं, पढ़ नहीं सकते, तो सिंबल बना दो। तो वोटर्स को वोट डालना आसान करना था। अंग्रेजी में इसको कहते हैं इलेक्शन कमीशन इज ए सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, इट इज नॉट एन एनफोर्समेंट एजेंसी। लेकिन ओवर द ईयर जब लवासा साहब भी इलेक्शन कमिश्नर थे, मैं इनके दफ्तर में पहली बार वहीं इनसे मिला था, तो इलेक्शन कमीशन का एटीट्यूड था कि हम लोगों की कैसे मदद कर सकते हैं कि वो अपना वोट डाल सके, सही से डाल सके, बिना किसी दबाव के डाल सके। इंक्लूसिव एक्सरसाइज। बिल्कुल। और हमारे बहुत झगड़े हुए इलेक्शन कमीशन से, क्योंकि हम भी यही कर रहे थे। हम उस वक्त कह रहे थे क्रिमिनल्स को बाहर निकालो, वो तो खैर अभी भी कह रहे हैं, लेकिन वो बढ़ते जा रहे हैं, वो दूसरी बात है। तो इलेक्शन कमीशन का एटीट्यूड कुछ बदल गया है। उनका जो मानसिक सोचने का तरीका है वो ही हो गया कि हम एनफोर्समेंट एजेंसी हैं और हमें इलेक्शन के बारे में सब पता है, किसी और को कुछ पता नहीं है। और मैं एक कदम आगे जाऊंगा, माफ कीजिए लंबा हो गया, कि उन्हें पता है और पॉलिटिकल पार्टियों को पता है, नागरिक तो कुछ है ही नहीं। हमने जब ये 65 लाख की जो ब्रेकअप मांगा हुआ, हमारी इंटरवेंशन एप्लीकेशन है वो, उसमें लिख के दिया है कि हमें पॉलिटिकल पार्टियों को भी देने के लिए कोई कानून नहीं है, लेकिन हम अपने फराख दिल हैं कि हमने पॉलिटिकल पार्टियों को दे दिया। आप कौन होते हैं? नागरिक does not exist seemingly in the vocabulary of the election commission, जबकि नागरिकों की वजह से ही इलेक्शन कमीशन है और नागरिकों को इलेक्शन कमीशन अकाउंटेबल है थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन। बट वो पॉलिटिकल पार्टी, तो अगेन पॉलिटिकल पार्टियों को बड़ा चढ़ाता है इलेक्शन कमीशन, नागरिकों को बिल्कुल बात करने को तैयार नहीं। एक बार याद आई कि आज ही एडीआर के संदर्भ में एक बहुत ही अशोभनीय टिप्पणी कर दी, मैं वो लिख के लाया हूं। मतलब इससे भी पता चलता है कि व्हाट इज ट्रांसपायरिंग। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा, आपने भी सुना होगा, कि वी आर कंसर्न विद द वोटर, वी डू नॉट वांट एडीआर टू बी डूइंग डेटा माइनिंग सिटिंग इन दिल्ली। ये डेटा माइनिंग तो सारी इन पिटीशन में एडीआर ने की नहीं है, दूसरे लोग कर रहे हैं। नहीं, इसमें मैं एक बात ये जोड़ना चाहता हूं कि, और इससे बेहतर, आपसे बेहतर कौन जानेगा, कि जो संविधान में जितनी भी इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस बनाई गई है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, मुझे लगता है इलेक्शन कमीशन इज द ओनली एजेंसी और बॉडी जिसका सरोकार सीधा नागरिक से। जी हाँ, बाकी जितनी भी बॉडीज हैं उनका काम गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे फाइनेंस कमीशन हो, चाहे कोर्ट्स हो, गवर्नमेंट के काम के ऊपर सुपरिंटेंडेंट डायरेक्शन एंड कंट्रोल बट देयर कंस्ट्रक्ट एंड पर्पस एंड फंक्शन are directly related to the people of this country. Right. And that is why they have always been very, very inclusive. और जैसा पहले भी कई बार कहा जा चुका है कि that is why the EPR ratio in India is one of the highest in the world. True. क्योंकि वो चाहते हैं कि भाई कोई भी मत छोड़ो। मतलब ये तो एन्यूमरेशन ऑफ वोटर्स की बात, इलेक्टर्स की बात है। वोट डलवाते वक्त भी आपने देखा होगा कई किस्से हैं कि एक एक वोटर के लिए कहाँ पोलिंग स्टेशन बनाए गए। तो मंशा हमेशा से और तरीका भी यही रहा है कि भाई सबको इंक्लूड करके साथ ले चलो। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ जो थोड़ा मुझे आश्चर्यचकित करती है, इलेक्शन कमीशन हमेशा प्रोसीजर्स में बड़ा स्ट्रांग रहता है। वो हर चीज को बहुत सोच समझ के लोगों से सलाह मशवरा करके और फिर प्रोसीजर्स इजाद करता है। और तभी आप इनके जितने एसओपीज देखें तो वो एसओपीज बहुत इलेबोरेट है और उनको रिपीटेड ट्रेनिंग के जरिए जो ऑफिशियल्स हैं उनमें ड्रिल किया जाता है कि भाई आपको लिफाफा ऐसे खोलना है, ऐसे मोड़ना है, वगैरह वगैरह। तो ये जो इस बार प्रोसीजर अपनाया है, इसमें कई चीजें ऐसी हैं जो संशय या सवाल पैदा करती है।
जैसे उसमें लिखा हुआ है कि 25 जुलाई तक जो एन्यूमरेशन फॉर्म दिए जाएंगे उसमें बीएलओ रिकमेंड करेगा, और जो बीएलओ रिकमेंड नहीं करेगा उसको एईआरओ स्क्रूटिनाइज करेगा। ये प्रक्रिया अकॉर्डिंग टू द इलेक्शन कमीशन किस आधार पे रेकमेंड करेगा? मैं वही कह रहा हूँ 26 जुलाई तक ये पूरी करनी थी। हाँ। ये पूरी प्रोसीजर 26 जुलाई तक करनी थी, लेकिन रिकमेंडेशन का मतलब क्या है? पॉजिटिव, नेगेटिव, ऑन व्हाट बेसिस विल ही रिकमेंड, ऑन व्हाट बेसिस ही विल नॉट रिकमेंड, एंड देन व्हाट, हाउ विल द एईआरओ स्क्रूटिनाइज, वो क्या चीज अपने जहन में रखेगा? तो ये कुछ भी क्लियर नहीं हुआ। तो इसलिए मुझे लगा कि ये सारी चीजों के बारे में थोड़ी शायद हड़बड़ाहट और जल्दबाजी हुई। आपने एन्यूमरेशन फॉर्म का जिक्र किया था, मैं जरूर हटके आपसे बात पूछना चाहता हूं कि इन्होंने कहा कि अगर आपके पास ये 11 डॉक्यूमेंट है, इन्होंने 11 डॉक्यूमेंट को बताया है, अगर आपके पास वो डॉक्यूमेंट हैं तो आपको हक है वोट करने का। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि दो ही आधार पे हम वोट कर सकते हैं, हम नागरिक हैं और हम उस जगह रहते हैं, तो फिर ये मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, ये पासपोर्ट, ये पेंशन का मिलना, ये हाउस अलॉटमेंट होना, इसका तो संविधान से कोई ताल्लुक नहीं है। ये क्यों हो रहा है? ये क्यों हो रहा है? मुझे लगता है कि इसको दो अलग तरीके से देखना चाहिए। जो एलिजिबिलिटी टू बी अ इलेक्टर, वो तो आर्टिकल 326 बता देता है कि अगर आप ये पैमाना पूरा करते हैं आप एलिजिबल। वो सेक्शन 19 ऑफ द 1950 एक्ट कहता है कि अगर आप उस जगह रहते हो और आप नागरिक हो तो आप वोट करोगे। आई एम कमिंग टू दैट। दैट इज एलिजिबिलिटी टू बी एनरोल्ड एज एन इलेक्टर। करेक्ट। बट आप कहाँ वोट करेंगे, यस राइट, उसमें ऑर्डिनरी रेसिडेंस का एंगल है, और ऑर्डिनरी रेसिडेंस को एस्टैब्लिश करने के लिए अलग अलग तरीके हैं जो कि अपनाए जाते हैं। अब इन्होंने कहा आपका बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, लाखों करोड़ों लोगों के पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है हिंदुस्तान में, तो ये क्यों इन्होंने रखा 11 डॉक्यूमेंट में बर्थ सर्टिफिकेट लाओ? तो मैं आपसे यही पूछ रहा हूं, इस 11 डॉक्यूमेंट का मकसद क्या है? ये मुझे आज तक समझ नहीं आया। मैं तो आपसे कोर्ट की बहस में नहीं जा रहा, मैं आपसे एक एक्सट्रीम सवाल पूछता हूं कि अगर कोई शख्स इस देश में पैदा हुआ है और वो बिल्कुल अनपढ़ है, हाँ बिल्कुल, उसको सरकार की किसी स्कीम में कुछ नहीं लेना देना, क्या वो वोट नहीं दे सकता? तो 11 डॉक्यूमेंट में नहीं आएगा तो कैसे वोट देगा? उसका जमीन भी नहीं है। हाँ बस, कैसे वोट देगा फिर? तो इसका मतलब ये 11 डॉक्यूमेंट संविधान के इनफैक्ट विरुद्ध हैं। मतलब कि ये 11 डॉक्यूमेंट का कोई ताल्लुक नहीं है वोट देने। नहीं, मैं ये तो नहीं कहूंगा, लेकिन ये जरूर है कि शुरू से जो आप फर्स्ट टाइम वोटर है, आप सिर्फ एक अंडरटेकिंग देते हैं कि मैं इस अरे वो देश तो के सेल्फ डिक्लेरेशन है। That's what I'm saying. That is what I'm saying कि मैं नागरिक हूं, वो माना जाएगा जब तक कोई और नहीं बताएगा कि आप नागरिक नहीं हो, और बर्डन ऑफ प्रूफ उसके ऊपर रहेगा। इसलिए मैं पूछ रहा हूं, ये 11 डॉक्यूमेंट एक एक गिन लो, इसका क्या लेना देना है इलेक्शन इलेक्टर से? एलिजिबिलिटी से मुझे लगता है कोई लेना देना नहीं, फिर क्यों मांग रहे हैं ये? मैं बताता हूँ क्यों मांग। आप बता दीजिए। ये एक्सक्लूजनरी डॉक्यूमेंट को लिस्ट से निकाल सकते हैं। तो मतलब अगर मेरे पास मैट्रिकुलेशन नहीं है, मैट्रिकुलेशन ले लीजिए, तो मैं गरीब आदमी हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं वोट नहीं दे सकता? नहीं, मैट्रिकुलेशन को लेके ही चलिए। मैंने अपनी जिंदगी में, क्योंकि मैं एजुकेशन सेक्टर में 25-30 साल रहा, मैंने लाखों मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट देखे। उसमें सिर्फ डेट ऑफ बर्थ होती है, प्लेस ऑफ बर्थ नहीं होती। जबकि रिक्वायरमेंट जो एलिजिबिलिटी कंडीशन में है, उसमें नेम एंड प्लेस ऑफ बर्थ आपकी, आपके माता की, आपके पिता की। तो मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट आपने उस लिस्ट में रखा क्यों है? जो वो काम नहीं करता जो आप उससे करवाना चाहते हैं। मैं इसलिए बता रहा हूं कि आपने जो कहा ना कि ये 24 जून का जो 19 पन्ने का नोटिफिकेशन है, उसमें इतनी इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, बहुत ज्यादा इंटरनल। एक पैराग्राफ में कुछ है, दूसरे में कुछ है। एक पैराग्राफ में लिखा है कि बिकॉज द टेक्नोलॉजी अलाउज वी विल नाउ अपलोड ऑल द न्यूमरेशन फॉर्म्स ऑन द ECI नेट। अगले सेंटेंस में लिखा है दे विल बी एक्सेसिबल ओनली टू पीपल ऑथोराइज्ड बाय द इलेक्शन कमीशन। तो एक सेंटेंस में कह रहे हैं ट्रांसपेरेंसी कर रहे हैं, दूसरे में कर रहे हैं कि हम अथॉरिटी देंगे। दो consecutive sentences are mutually contradictory।
उसमें ऐसे बहुत इंस्टेंसेस है। आई वाज शॉक्ड। मैं भी समझता हूं आप जो कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन ने ये, और मैं तो इलेक्शन कमीशन में जो कुछ परमानेंट लोग हैं उनको भी जानता था पहले जमाने में। यू आर राइट, वो हर चीज को इतनी डिटेल में करते हैं कि इट इज पेनफुल। ये तो किसी ने बैठ के 2 दिन में या 1 दिन में चलो बना दो जो मर्जी, और ऐसी सी चीजें लिखी हैं जिनका रियलिटी से कोई ताल्लुक ही नहीं। मनोज जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ एक छोटी सी बात कि भाई आपकी शादी हो गई, जो आपकी बीवी है वो किसी और कंस्टिट्यूएंसी, उसके माता पिता है, ठीक है ना, या स्टेट के बाहर भी है, दिल्ली में है, हाँ, तो वो बेचारी क्या करेगी, वो कहाँ से लाएगी सर्टिफिकेट? सर देखिए, आप मुझे बताइए कैसे होगा? नहीं सर, ये मैं समझता हूं ना कि ये प्लान्ड क्योस था। दिस क्योस वाज डेलिबरेटली क्रिएटेड नॉट विद द इंटेंट ऑफ इंक्लूडिंग पीपल बट विद द इंटेंशन ऑफ एक्सक्लूडिंग पीपल। मैं आपको बताऊं, हमने ये कहा भी था कि ये 11 दस्तावेज, क्या चुनाव आयोग ने कोई अध्ययन करवाया? इन दस्तावेजों से ही एलिजिबिलिटी प्रामाणिक होती है। ये तो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है मेरे हिसाब से। बिल्कुल, मतलब जो संविधान की जो अवधारणा आप या लवासा साहब कह रहे थे, उस अवधारणा के चरित्र उसके खिलाफ जाता है, नंबर 1। दूसरा, जो वर्किंग स्टाइल में कहूं चुनाव आयोग का, मैंने इतने चुनाव आयुक्त देखे इंक्लूडिंग लवासा साहब, मीटिंग्स हुई है, ये आत्ममुग्धता जितनी अभी मैं देख रहा हूं कि सोशल मीडिया में बड़ी सी तस्वीर, मिसलीडिंग, मतलब यू डोंट एक्सपेक्ट योर इलेक्शन कमीशन विच इज अ नॉन पार्टीजन। हिंदुस्तान बदल रहा है, आप समझते नहीं हैं। सर इतना भी ना बदल जाए कि नागरिक ही बाहर हो जाए हिंदुस्तान से। कुछ तो जा ही रहे हैं। नहीं, लेकिन सिंपल साहब एक चीज और है, मतलब ये तो हमने दस्तावेज की बात की ना, मैं आपको बहुत एलिमेंट्री चीज कहना चाहता हूँ कि ये एक ऐसा प्रोसीजर बनाया गया है जिसमें अगर आप थियोरेटिकली 1951 से वोटर है और 2025 तक आप वोटर है, 95 साल के हो सकते हैं, लेकिन मैं अगर आपका वो फॉर्म साइन करके आपको नहीं देता, तो आपने आई एम आउट। नहीं कोई वो बीएलओ कर देगा ना। बीएलओ कर देगा साइन। मतलब ये ऐसा तो नहीं लिखा हुआ कि बीएलओ कर देगा, लिखा तो नहीं हुआ लेकिन हुआ तो है। प्रोसीजर ऐसा इजाद हुआ है हाँ, जो हम कह रहे हैं कि एक्सक्लूजनरी है। मतलब एक क्लरिकल प्रोसेस कैन ओवरराइड अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। द प्रॉब्लम, दैट इज द प्रॉब्लम। ये सबसे बड़ी जो ईआरओ विडंबना के है वो ये। डिस्क्रिशन पे चीजों को छोड़ना, मतलब लिटरली जो वर्ड हमसे कहा गया था चुनाव आयोग में कि ही और शी विल सेटिस्फाई हिमसेल्फ, आई मीन ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, ये पर्सनल सेटिस्फैक्शन ऑफ एन ईआरओ और एईआरओ, हाउ डू यू लुक एट इट? जवाहर साहब, एक और 5 सवाल पूछता हूं। अब आपने बात की कि इन्यूमरेशन फॉर्म भरा जाएगा। अब इस इन्यूमरेशन फॉर्म के भरने में आपको एक वो उदाहरण देना होगा कि मेरे ये 11 में से ये डॉक्यूमेंट है मेरे पास, देना होगा ना। इन्होंने कहा कि इतने इन्यूमरेशन फॉर्म हमारे पास आ गए हैं, लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि वो कैसे भरे गए हैं, कितने इन्यूमरेशन फॉर्म में जो 11 दस्तावेजों का उल्लेख है उनमें से एक है, और कितने ब्लैंक हैं, ठीक है, ये भी नहीं किसी को पता। तो ये जो बातें हैं ये तो चुनाव आयोग के पास है ना, और उस बेचारे नागरिक को जिससे इन्होंने इन्यूमरेशन फॉर्म कहते हैं लिया है, उस बेचारे को मालूम ही नहीं, क्योंकि इनको रसीद भी नहीं दी गई, रसीद भी नहीं दी गई। तो इसका मतलब वही जो बीएल है वही तय करेगा ना। मतलब कि आप 65 लाख की बात छोड़ दो, जब फाइनल वोटर लिस्ट पब्लिश होगा 30 सितंबर में पब्लिश होगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो इन्यूमरेशन फॉर्म जो सही तरीके से भरे नहीं हुए वो सब नागरिक बाहर हो जाएंगे। लेकिन सिंपल साहब, इसको है ना हमको थोड़ा पर्सपेक्टिव में देखना चाहिए जी हाँ। कि ये जो जितना भी रिवीजन का काम है, चाहे समरी रिवीजन, इंटेंसिव रिवीजन, होता इसी मशीनरी के द्वारा है हमेशा। इन्यूमरेशन फॉर्म तो कभी होता नहीं। नहीं, ये एक नया मैं यही इसी की तो बात कर रहा हूँ। सो ये मैं वही कह रहा हूं कि ये सारा जो काम होता है इलेक्ट्रल रोल बनाने का, रिवाइज करने का, इंटेंसिव, स्पेशल, समरी, व्हाटएवर, करती यही मशीनरी है। लेकिन जब आप अचानक
कोई इतनी कॉम्प्रिहेंसिव, बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो मुझे लगता है उसके लिए तैयारी की बहुत जरूरत है। और इस तरह की जो प्रेशर्स और खामियां जो हमारे सामने आ रही है, वो डील हो सकती है अगर आप इत्मीनान से हर चीज को सोच समझ के, सलाह मशवरा इसमें करके। कितनी देर लगनी चाहिए वाकई में? अब शुरुआत जैसे कह रहे हैं ये डी नोवो है, मतलब कि ये जैसा पहले 1950 के बाद जो पहला इलेक्टोरल रोल बना, ऐसा हम करने जा रहे हैं। इनकी मन कहते तो ये है ना, ठीक है ना। अगर ऐसा होना चाहिए तो कितने अरसे में ये बात होनी चाहिए? मतलब कि 6 महीने, 1 साल पहले, 2 साल पहले? नहीं, मुझे लगता है जैसे जून में इन्होंने ये कहा कि हम सारे देश में करेंगे, हाँ, करेक्ट। और अब बाकी स्टेट्स का कहा है 1 जनवरी नेक्स्ट ईयर, बंगाल में शुरू हो गया। तो 1 जनवरी नेक्स्ट ईयर से जी करेंगे। हाँ, तो 6 महीना एक समय है जिसके अंदर आप तैयारी कर सकते हैं। आप लोगों को बताइए कि भाई हम आपसे ये उम्मीद करते हैं कि आप ये दस्तावेज हमको देंगे, और अब आपके पास इतना समय तो है। उसमें हाउस टू हाउस सर्वे होगा अगर नए तरीके से आप इलेक्टोरल रोल? मतलब हमेशा से तो हाउस टू हाउस सर्वे ही होता है ना, और मशीनरी जाती है लोगों तो के। इसका मतलब हुआ कि जो इलेक्टोरल रोल 2025 के है, इनके पास है, ये हाउस टू हाउस गए होंगे। इस बार तो प्रोसीजर में नहीं था ना, लेकिन ये जो तो कहते हैं हमने इंक्वायरी की, कैसे नहीं इनको पता चला कि इतने लोग मरे हुए हैं? मैं आपसे वही अर्ज कर रहा हूँ। शुरू में मैंने यही अर्ज किया कि उस प्रोसीजर में ये नहीं लिखा कि BLO will arrive at a conclusion or give a finding based on his survey. वो ये नहीं लिखा। तो हाँ, सर ये कब फाइनल लिस्ट आने वाली है? 30 सितंबर। एंड आई एम वेरी श्योर उससे 1 हफ्ता पहले या 30 के आसपास इलेक्शन नोटिफिकेशन होगा बिहार का। जस्ट लुक एट द टाइमिंग। अगर उसमें ऑब्जेक्शन है, कहां जाएंगे? दोज हु आर नॉट इंक्लूडेड, व्हाट विल दे डू? नहीं, वो तो फिर एक प्रोसीजर होता है ना, ये तो कानून के अंदर लिखा हुआ है। लेकिन कि अक्टूबर अगर के objection महीने, होगा, अक्टूबर के महीने आपका में नाम फ्रीज हो जाएगा हाँ, लिस्ट। उसमें hearing है। नहीं, इनका जो सवाल है मनोज जी का कि 30 सितंबर को इलेक्टोरल रोल फ्रीज हो जाएगा, बिल्कुल। और अगर 29 सितंबर को इलेक्शन का नोटिफिकेशन हो गया, देन सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट इंटरवीन। वो तो मुझे मालूम है ना, वही मैं कह रहे हैं। उसमें फिर पोटेंशियल नहीं, पर डिसएनफ्रेंचाइजमेंट ऐसा नहीं होगा ना। देखो, जब तक आपका फ्रीज नहीं होगा तब तक कोई नोटिफिकेशन नहीं होगा। इलेक्शन कमीशन ने तो नोटिफिकेशन देना है, तो वो नहीं इसीलिए हो सकता, वो नहीं हो सकता। नहीं, चलिए, वो दैट्स एन एकेडमिक थिंग, आई डोंट देखिए, थिंक। बहुत सी चीजें हो गई हैं जो हम सोचते थे नहीं हो सकती। नहीं, और आपने जो कहा ना वो कि ऑन व्हाट बेसिस विद द सेटिस्फैक्शन, वो ये मेरे पास उसका एक्सर्प्ट है, पीरियड ऑफ क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस, आइटम 5B, in case ERO/AERO doubts the eligibility of the proposed elector, in parentheses, due to non-submission of requisite documents or otherwise. ये otherwise जो है, this is a all-inclusive Open. clause. ओपन। they'll say doubtful. नहीं, कुछ नहीं, otherwise they will doubt, then he or she will start a suo moto inquiry, issue notice to such proposed elector as to why his or her name should not be deleted. Based on field inquiry documentation or otherwise, AERO shall decide on the inclusion of the proposed electors in the final elector rolls. आगे सुनिए, in each such case, AERO shall also pass a speaking order. Also, और ये मैंने लाल में रख रखा है, EROs will refer cases of suspected foreign nationals to the competent authority under the Citizenship Act 1955. For these purposes, AERO shall exercise ERO's powers independently under so and so. इसमें जो मोर सीरियस बात यह है कि वो कहेगा डाउटफुल, किस आधार पे कहेगा डाउटफुल? Otherwise, वो तो किसी को मालूम नहीं। otherwise, अदरवाइज का भी तो कोई, तो अपील कैसे कोई करेगा? तो देयर इज अ प्रोसेस ऑल्सो ना, कि अगर ये फैसला करेगा, उसकी अपील होगी, अपील का हक होगा, तो वो अपील तो हो ही नहीं सकती जब तक वो बताएगा नहीं कि भाई डाउटफुल क्यों है। ये तो नहीं, वो बता देगा डाउटफुल, हाँ, इस लेकिन आधार पे। उसका नाम फॉरेनर्स में चला जाए। नहीं, दैट इज नॉट नेसेसरी, It is not necessary, but it may well happen. अनलाइकली। लेकिन आपके पास एक उदाहरण है, हाँ। जब असम में डी वोटर्स की लिस्ट बनाएगी। जी हाँ, वो अलग था, वो तो दैट इज नहीं, मतलब मैं तो एक इसलिए ये एग्जाम्पल दे रहा हूं
कि अगर आप किसी को इनएलिजिबल घोषित करके निकाल देते हैं तो उसको रीएडमिट कैसे किया जाएगा। जी हाँ। तो जो असम में डी वोटर्स की लिस्ट बनी थी, अब इतने साल बाद किसी को नहीं पता कि उन लोगों का क्या हुआ, वो लोग वापस आए नहीं आए, कितने लोग आए। एंड दूसरा एक्सट्रीम केस ये है कि अब जो सिटीजन्स रजिस्टर बना जिसमें 19 लाख कुछ लोग निकाले गए, मतलब उनको घोषित हाँ, किया हाँ, गया हाँ। कि ये नॉन सिटीजन्स हैं या डाउटफुल है, बट इलेक्शन कमीशन हैज नॉट रिमूव्ड देम फ्रॉम द इलेक्शन। No, they have not. That's true. They have not. So the point which I am making is कि ये इलेक्शन कमीशन तो बहुत फूंक फूंक के हमेशा कदम रखता है कि भाई मैं किसी को निकालूंगा नहीं, प्रोसीजर अपना है वो फॉलो करके निकालूंगा। रखता था 65 लाख निकाल दिए गए हैं सर विदाउट फॉलोइंग एनी प्रोसीजर। अच्छा, 65 लाख की मैं बात करना, एक आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ कि 65 लाख में एक कैटेगरी तो है जो बाहर चले गए हैं और हु आर एब्सेंट, दोज हु आर गॉन टू अनदर स्टेट स्लैश एब्सेंट। अब हमें ये नहीं मालूम कितने बाहर गए हैं और कितने एब्सेंट हैं, एंड ऑन व्हाट और एब्सेंट का मतलब क्या हुआ। हाँ। कि मैं सुबह गया हूं, मैं अपने खेत में गया हूं, मैंने वहां काम किया है, वो किसी ने पूछा है तो बोला कि तू घर पे नहीं है, तो वो तो एब्सेंट हो गया। बिल्कुल ये किसके कितने लोग ऐसे एब्सेंट हुए हैं, फील्ड कितने लोग बाहर गए हैं, किसको मालूम। फील्ड रिपोर्ट ये है कि बीएलओ लार्ज नंबर ऑफ लोकेलिटीज में नहीं गए हैं, जो थोड़ा अवेयर हैं वो बीएलओ को अप्रोच करते हैं, बीएलओ टालता है आज नहीं कल आना। ये मैं एक छोटा उदाहरण दूंगा यहाँ, अगर आप माइग्रेशन का पैटर्न देखें बिहार से, तो जिनके पास जमीन मूलतः नहीं है, जो भूमिहीन है, वो एक बड़ा चंक, और वो सीजनल आता है। जी हाँ। आए यहाँ पंजाब मुंबई गए, कोई काम किया, और फिर कटनी रुपाई के वक्त में बिहार गए। अब उस खास वक्त में वो घर पे नहीं मिला, जी हाँ। क्योंकि एक तो अव्वल उसका घर उस रूप में नहीं है, जैसे घर एक मध्यम वर्गीय परिकल्पना है, और आपने उसको कह दिया कि नहीं मिला या शिफ्ट कर दिया। हु रिपोर्टेड, किस दस्तावेज के आधार पर, जो मैं कह रहा था शुरू में, जो मुख्य चुनाव आयोग जी का प्रिजम्पशन था, प्रेजुडिशियल प्रिजम्पशन, कि 20% पीपल ऑफ बिहार दे आर माइग्रेटेड। That's true, that is true. तो वो प्रिजम्पशन कहीं ना कहीं फ्लॉ वहां है, और वो फ्लॉ मुझको लगता है ये कैटेगरी जो बता रहे हैं शिफ्टेड एब्सेंट। तो एक बार जब आज के डायरेक्शन के आलोक में सारी चीजें आएंगी तो संभवतः पड़ताल और गहन होगी। तो फिर कैसे ये सब तय कैसे होगा लवासा साहब? कैसे कोई तय करेगा कि दे वर एब्सेंट, दे वर नॉट एब्सेंट, दे हैव शिफ्टेड आउट, कितने लोग शिफ्ट किए हैं, इसके बेसिस किसको पता चला है कि कितने लोग शिफ्ट हो गए हैं? ये कोई आंकड़े तो है ही नहीं ना। उन्होंने एक आंकड़ा दे दिया, 22 लाख जो भी दे दिया, फिर उसका कोई बेसिस नहीं है। और अगर आप कहते हैं कि कोई सर्वे नहीं हुआ, आपने कहा ना कि कोई सर्वे नहीं हुआ, फिर पता कैसे चला? मैंने ये कहा कि उसके अंदर कोई प्रोविजन नहीं था सर्वे करने का। नहीं है ना, तो केवल एन्यूमरेशन फॉर्म करना था। तो अगर सर्वे नहीं हुआ या प्रोविजन नहीं है तो इनको पता कैसे चला? मुझे नहीं मालूम, इसका जवाब मैं नहीं दे सकता। तो यार आपने कहा कि उसमें सर्वे का प्रोविजन नहीं था, उसमें तो सर प्रोविजन रसीद देने का भी था, जो प्रोविजन था वो भी नहीं हुआ, तो जिसका प्रोविजन नहीं था उसके होने का तो हजूर सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये तो बड़ी गंभीर बात है। बिल्कुल गंभीर बात है, और मुझे लगता है थोड़ी अफसोसजनक बात है कि चुनाव आयोग और जो चुनाव आयुक्त हैं उनका स्टेटस सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बराबर है। तो क्यों चुनाव आयोग ऐसे फैसले करता है जहां कोई और डिसाइड करे कि उनको क्या करना चाहिए? आपको लगता है कि ऐसा हो रहा? नहीं, मतलब अब सुप्रीम कोर्ट डिसाइड कर रहा है ना, अब द मैटर ये इज बात सुप्रीम। मेरे हिसाब से ये मुद्दा कभी कोर्ट जाना ही नहीं चाहिए। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि जब आपका स्टेटस सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बराबर है तो आप ऐसे निर्णय क्यों कर रहे हैं जिनको लोग जाके और चुनौती दें? मेरे हिसाब से कोई भी इलेक्टोरल रोल आपके पास ऑलरेडी है जो अपडेटेड है 2025 में, आपको गौर करके देखना चाहिए उनमें से कैसे लोग हैं जिनको हम कह सकते हैं कि अब उनको वोट देने का हक नहीं है, चाहे वो उनकी मृत्यु हो गई, चाहे वो कोई और भी रीजन हो, ये तो हम मान सकते हैं। एक चीज बट एक नए सिरे से सर, मैं एक चीज यहाँ इंटरवीन करके, चूंकि
संभवतः आप चारों लोगों में से मैं एक व्यक्ति हूं जिनकी इनसे मुलाकात हुई है। नया चुनाव आयोग। सर मैं एक महत्वपूर्ण चुनाव आयोग से आम जनता की पॉलिटिकल पार्टी की इतनी दूरी कभी नहीं थी। जी हाँ, ये बात सही। इट लुक्स अपीयर्स वेरी डिस्टेंट। और किसी भी डेमोक्रेसी में अगर चुनाव आयोग उसका मनसा वाचा कर्मणा ऐसा लगे कि आप विलग हो लोगों के सरोकार से, अधिकांश चीजें जो इस बीच में हुई हैं इस वजह से हुई है कि देयर इज नो प्रॉपर कम्युनिकेशन। मैं एक छोटा उदाहरण दूं। जब हम लोग गए थे मिलने तो पहले ये क्या कहा गया कि यू आर नॉट ऑथराइज्ड टू रिप्रेजेंट योर पार्टी। ये आज तक मैं नहीं जानता हूं। मैं लवासा साहब क्यों नहीं, आप नहीं हो रहे पार्टी प्रेसिडेंट या व्हाटएवर। ये बाकायदा कहा गया। कांग्रेस के लोगों ने भी इस बात को उठाया। वो बाहर बैठे। हाँ, Really? लोग बाहर बैठे। और ये मतलब इस तरह का रिजिड स्टैंस जिसको मैं अहंकार, ऐसा हमारे साथ तो कभी भी नहीं हुआ। नहीं, जवाब। मैं बता रहा हूं सर, मैं सांसद नहीं था। एज ए यूनिवर्सिटी प्रोफेसर मैं ईमेल लिखता था। आई यूज्ड टू गेट एन ऑडियंस इन इलेक्शन कमीशन। लेकिन इस बार जो हमने देखा तब वो बात पता चलती है जिसका आप कह रहे थे। कहीं ना कहीं लग रहा है कि सर पृष्ठभूमि में जो फैसले लिए जा रहे हैं उस पृष्ठभूमि के फैसले का असर चुनाव आयोग की कार्यशैली की अग्रभूमि में दिख रहा। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी तरीके से भी चुनाव जीतना है। हाँ हाँ? हाँ। और साथ इलेक्शन कमीशन का अगर मिल जाए। मैं बेसिकली कहना नहीं चाहता था। मैं सोते नहीं, जागते क्योंकि- भी चंडीगढ़ के मेयर की आंखें, मेयर के चुनाव में आपने देखा उनकी वो आंखें मुझे हॉन्ट करती हैं आज भी, क्योंकि वो आंखें प्रतीक हैं। इट्स अ मेटाफोरिकल रिप्रेजेंटेशन वेयर वी हैव रीच्ड। क्योंकि ये जो हो रहा है इसका कोई रैशनल तो है ही नहीं। जस्ट टू बी द डेविल्स एडवोकेट, आपने कहा कि ये मामला तो सुप्रीम कोर्ट जाना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं चाहिए। तो इलेक्शन कमीशन कहेगा हम थोड़ी लेके गए, ये तो ये लोग हैं जो देश में जाना इसलिए नहीं जाए था कि इलेक्शन कमीशन का कर्तव्य है कि हिंदुस्तान का कोई ऐसा नागरिक को ऐसा ना हो कि वो वोट ना दे पाए। वही तो मैंने कहा this is the- कि उनकी मानसिकता में कुछ फर्क हुआ है। बस जब से लवासा साहब वहां थे रफली उसी टाइम पीरियड से FIMSS हो। हमने कभी सवाल नहीं पूछा। नहीं, हमसे कभी सवाल नहीं इलेक्शन कमिश्नर, बट उस वक्त हम पहले ये होता था कि हम हर चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है नया आता था, वी यूज्ड टू मेक ए कर्टसी कॉल, क्योंकि हम क्लोजली काम करते थे। हम उस वक्त के मुख्य चुनाव आयुक्त सर से मिलने गए। उनसे मिलने के बाद हम लवासा साहब से मिले। तो वो ही टाइम पीरियड था जब से ये ट्रांजिशन शुरू हुआ था। और ये जो मैं कह रहा हूं कि इलेक्शन कमीशन हैज स्टॉप्ड थिंकिंग ऑफ इटसेल्फ एज अ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, इट हैज बिकम एन एनफोर्समेंट एजेंसी। आप जो लुक एक कम से कम पहले था ना कि शेर व शायरी में जवाब देते थे गंभीर प्रश्नों का एक व्यक्ति विशेष, और अब उसका रिप्लेसमेंट हो गया है मिसलीडिंग। तो ये इसका जो वीडियो होगा यूट्यूब पे वो भी मिसलीडिंग होगा। मेरे 2-3 यूट्यूब के वीडियो में मैं बात करता हूँ वो मिसलीड हो गए। पर मैं देखो ऐसा, हम भी राजनीति में अब लगभग 30 साल आप तो अभी भी हैं। नहीं, मैं कितने साल हो गए अब। हाँ। तो मैंने तो देखा है कि चुनाव आयोग का रवैया 2014 से पहले कुछ और था और अब कुछ और है। सिंपल साहब, एक चीज मतलब अगर हम विचार करें कि, और आपने तो बहुत देखा है चुनाव आयोग, कि चुनाव आयोग के कितने ऐसे फैसले हैं जिससे इतनी ज्यादा कंट्रोवर्सी कोई ऐसा नहीं, कभी आज तक नहीं। तो मुझे नहीं लगता कि वोटर लिस्ट के प्रति बाकी कंट्रोवर्सीज हुई हैं। नहीं, चलिए होती है कंट्रोवर्सी, तो अगर वो फैसला साहब ने जो कुछ जो भी लोग अफेक्टेड हैं या जिनको लगता है कि भाई इन्होंने इंसाफ नहीं किया, दे विल फील अफेक्टेड। बट लेकिन ऐसा कभी नहीं। इतना फ्यूरोर, वो भी एक प्रोसीजरल मैटर, ये किसी एक इंडिविजुअल के खिलाफ नहीं। सही बात। इसमें नुकसान चुनाव आयोग का हुआ है, ईमानदारी से। नुकसान तो लोकतंत्र का है। लोकतंत्र, वो मैं जोड़ रहा था, चुनाव आयोग, लोकतंत्र, क्योंकि घर घर ये बात पहुंच गई है कि चलिए मैं किसी पार्टी में हूं लेकिन चुनाव आयोग, मतलब ये बिला वजह नहीं है सर। CSDS की सर्वे
लोकसभा चुनाव के दौरान आई थी, तकरीबन 50 से ऊपर प्रतिशत लोगों का भरोसा नहीं था। जी हाँ। और मेरा मानना है आज की डेट में अगर वो सर्वेक्षण फिर हो तो संभवतः 3/4 के ऊपर प्रतिशत जाएगा। ये जनता का भावना ही यही है। हाँ। कि हम इनको बिलीव नहीं करते। ये जनता के बीच है। एक चीज जिसको हमने छुआ नहीं, शायद आपको लगता होगा, उसकी यहां जरूरत नहीं है, अगर हो तो बता दीजिएगा। इलेक्शन कमिश्नर्स की अपॉइंटमेंट, उस पर हम गए कोर्ट ने ऑर्डर दिया, जो कानून बना वो कोर्ट के ऑर्डर की स्पिरिट के खिलाफ था। जब वो हियरिंग हो रही थी तो एक इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट हो गई 24 घंटे में। कोर्ट ने लिखा कि वी आर मिस्टिफाइड बाय द लाइटनिंग स्पीड ऑफ दिस अपॉइंटमेंट, और फिर वो जजमेंट आया, उस जजमेंट को पार्लियामेंट ने पलटा। इलेक्शन कमीशन केवल ये थोड़ी ना इंस्टीट्यूशन है, कई इंस्टीट्यूशंस में ऐसा हुआ, सीबीआई में ऐसा हुआ। हाँ, देखिए, सीबीआई और इलेक्शन कमीशन में थोड़ा सा, आई एग्री विद यू, बट सीबीआई इज अ स्टैट्यूटरी इंस्टीट्यूशन, इलेक्शन कमीशन इज कॉन्स्टिट्यूशनल। दैट्स ट्रू। और इलेक्शन कमीशन की अपॉइंटमेंट पे जो उस वक्त हुआ था, और अभी भी वो केस सुप्रीम वो कोर्ट तो में कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का फैसला है भैया। नहीं, और हमने उसको लॉ को चैलेंज किया है, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हो रही है। तो ये चीजें काफी फैली हुई हैं। दैट इज ट्रू। लेकिन एक चीज है चोकर साहब कि नो प्रोसेस कैन गारंटी द डिजायर्ड आउटकम। ठीक बात है। तो जो जितने पहले चुनाव आयुक्त अपॉइंट हुए हैं वो तो प्योरली सरकार ने किए थे, लेकिन हम बाय एंड लार्ज ऐसे विवाद तो कभी नहीं हुए। जैसे आप बाय कह रहे हैं कि भाई जो इमेज है इलेक्शन कमीशन की हमेशा से अच्छी रही है। तो प्रक्रिया कोई भी हो, व्यक्ति विशेष के ऊपर बहुत निर्भर करता है। इसी बात को लेके आपको तो पता होगा, प्रोफेसर शिब्बल लाल सक्सेना ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कहा हुआ है, जो मैंने हिंदू में लिखा था वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पढ़ने के पहले, कि पार्लियामेंट की 2/3 मेजोरिटी से इलेक्शन कमीशन अपॉइंट होना चाहिए। बिल्कुल सही। शिब्बल लाल सक्सेना को उस उम्र में उस वक्त ये सूझा था। बट आप देखो यूएस में तो ओपन सेनेट से अपॉइंटमेंट होती है ना, कि अब लेकिन US उसमें भी ऐसे लोग आ रहे हैं इनमें सर, आए मोस्ट हम्बली से यूएस की बात मत करिए। नहीं, वो क्योंकि वहां जो हो रहा है वो इससे भी, वो मुझे नहीं पता, लेकिन वो अच्छा नहीं है। मैं वही कह रहा हूँ इवन कि वहां जो ओपन सिस्टम है, कई लोग ये दुहाई देते हैं कि भाई वहां देखो छोटी छोटी पब्लिक अपॉइंटमेंट्स के लिए सेनेट में आपको जाना पड़ता है, वहां ग्रिलिंग होती है, आप जवाब देते हो, लाइव टेलीकास्ट होता है, एंड देन पीपल आर अपॉइंटेड। देखिए, लेकिन कोशिश तो करनी चाहिए कि जहां तक हो सके हम कोशिश करें कि सिस्टम ऐसा बनाएं कि आउटकम ठीक हो। लेकिन जब सिस्टम ऐसा ही है, ऑब्वियसली आउटकम गलत हो। मैं समझता हूं कि जो इलेक्शन प्रोसेस है, दैट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। विदाउट ए क्लीन इलेक्टोरल प्रोसेस, राइट, यू कांट हैव डेमोक्रेसी। यू कैन नॉट। तो उसी में आप खोट डाल दोगे, उसी में आप ये धांधलेबाजी करोगे, तो फिर लोकतंत्र का क्या होगा? और दैट इज द फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी। One man, one vote. one value. That's the foundation of, should not be one man, one person, one vote. One vote, one value. That's the foundation of democracy. आप ऐसी बातें कर रहे हो कि जो that poor man who has nothing, who has no house, who has no certificates, who is not educated, who has, he has the vote. That is his property. And election commission made sure कि he will have that right to vote. पर अब उल्टा हो गया। यही कष्ट है, इसको सुधारना होगा। आपका आना बहुत बहुत अच्छा लगा हमें, और ये चर्चा जाएगी, जनता को पता चलेगा कि असलियत क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।